केसी वेणुगोपाल की जयपुर यात्रा, मुख्यमंत्री गहलोत से कई मुद्दों पर हुई विस्तार से चर्चा। केसी वेणुगोपाल की जयपुर यात्रा और मुख्यमंत्री गहलोत से कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। केरल चुनाव प्रबंधन पर मंत्रणा हुई। साथ ही सोनिया ने गहलोत को सीनियर ऑब्जर्वर बनाकर सौंपी है केरल की जिम्मेदारी। एआईसीसी में सचिवों की नियुक्तियों से जुड़े मुद्दे पर चर्चा हुई। राहुल गांधी के राजस्थान दौरे को लेकर भी हुआ दोनों के बीच मंथन। राजनीतिक नियुक्तियां और मंत्रिमंडल विस्तार पर विचार विमर्श किया गया। लगभग 3 घंटे तक चली गहलोत और वेणुगोपाल की मुलाकात और इस दरमियान वेणुगोपाल ने लंच भी किया मुख्यमंत्री गहलोत के साथ में। और इसके बाद अब सचिन पायलट पहुंचे होटल मैरियट। पायलट और वेणुगोपाल के बीच करीब आधे घंटे बातचीत हुई। पीसीसी चीफ डोटासरा भी साथ में मौजूद रहे। संभवतः प्रदेश की राजनीति से जुड़े मुद्दों को लेकर मंथन हुआ और सभी एजेंडों पर बातचीत के बाद दिल्ली रवाना हुए वेणुगोपाल। एक दिन की जयपुर यात्रा के बाद सड़क मार्ग से रवाना हो गए हैं और यहाँ पर आपने देखा किस तरीके से वो पहुंचे। उसके बाद सीएम से मुलाकात की, काफी देर तक बात भी हुई दोनों के बीच अलग अलग मुद्दों को लेकर। और साथ ही सचिन पायलट से भी उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद निपटाने के बाद तमाम कार्यक्रम को दिल्ली वो रवाना हो गए हैं। अब आगे किस तरीके से बदलाव होते हैं या फिर किस तरीके से पार्टी बढ़ती है राजस्थान में, वो देखना होगा। दो एक साथ बने सांसद मिले आज। 2 एक साथ बने सांसद आज मिले हैं और केसी वेणुगोपाल नीरज डांगी के बीच मुलाकात हुई है। दोनों के बीच राज्य की राजनीति पर चर्चा हुई। दोनों ही एक साथ चुने गए थे राजस्थान से राज्यसभा सांसद। दोनों के बीच मुलाकात की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही अब राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा तस्वीर को लेकर है। आज की जो उभर कर सामने आई वो केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी के बीच की मुलाकात। दोनों के बीच राज्य की राजनीतिक जो चर्चा है उसी को लेकर बात भी हुई। राजनीतिक हालातों को लेकर विचार विमर्श भी किया गया, चर्चा भी हुई, रायशुमारी भी एक तरीके से आप कह सकते हैं। और दोनों ही एक साथ चुने गए थे राज्यसभा सांसद राजस्थान से, आपको याद होगा। जयपुर एसीबी का बड़ा धमाका आज हुआ है। घूसखोर बानीकुई एसडीएम पिंकी मीणा ट्रैप। जयपुर एसीबी का बड़ा धमाका हुआ। कहां पर कार्रवाई की ताबड़तोड़ एसीबी ने, वो आपको बताते हैं। घूसखोर बानीकुई एसडीएम पिंकी मीणा को ट्रैप किया गया। दौसा एसडीएम पुष्कर मित्तल भी ट्रैप और साथ ही दोनों एसडीएम 5-5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किए गए। दलाल नीरज मीणा को भी एसीबी ने दबोचा। साथ ही साथ एसडीएम पिंकी मीणा ने मांगी थी 10 लाख की घूस। ये जानकारी एसीबी के अधिकारियों से मिली। तत्कालीन एसपी मनीष अग्रवाल भी शक के दायरे में हैं। नीरज मीणा ने एसीबी के सामने राज उगले हैं। अभी और भी खुलासे हो सकते हैं, ये एसीबी के अधिकारियों का कहना है। मनीष अग्रवाल को मंथली 4 लाख देने का उगला राज और साथ ही डीजी बीएल सोनी और एडीजी दिनेश एमएन के निर्देश पर इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। एएसपी नरोत्तम वर्मा और सीआई नीरज भारद्वाज ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। एसडीएम पुष्कर मित्तल के आवास पर घूसखोरों से लगातार पूछताछ भी चल रही है। उम्मीद ये की जा रही है या फिर एसीबी के अधिकारियों का कहना यह है कि अभी और डिटेल्स लगातार खंगाले जा रहे हैं। शाम तक या फिर हो सकता है कल तक और भी जानकारियां हाथ लग सकती है। अब ब्यूरोक्रेसी के लिए बड़ी खबर आपको बताते हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं। 1989 बैच के राजस्थान कैडर के आईएएस रोहित कुमार सिंह का एम्पनमेंट हो गया। केंद्र में अतिरिक्त सचिव के लिए हुआ एम्पलमेंट और साथ ही अब राज्य की एनओसी बाद दिल्ली में जा सकते हैं प्रतिनियुक्ति पर। इसके साथ ही डीओपीटी ने जारी किया आज 10 आईएएस की सूची। इसमें सूची में राजस्थान से हुआ सिर्फ रोहित का एम्पलमेंट और केंद्र ने राज्य को भेजा आदेश। पत्रावली पर अनुमोदन हुआ। अब इसको भी लगातार देखा जा रहा था कि रोहित कुमार को लेकर, हालांकि खबर पहले से ही थी। अब उसके बाद आज ये तस्वीर साफ हुई है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बड़ा बयान सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित कमेटी है अच्छी, ये बड़ी जानकारी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बड़ा बयान है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित कमेटी अच्छी है। उन्होंने कहा अब तक वाद था, फिर प्रतिवाद हुआ और फिर संवाद के जरिए इसका समाधान होगा, ये कह रहा है मेघवाल साहब का। और वो आगे कह रहे हैं कि सरकार और सुप्रीम कोर्ट दोनों चाहती है इसका समाधान। किसानों के आंदोलन ना छोड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा आंदोलनरत संगठनों की है सोच, लेकिन सरकार और सुप्रीम कोर्ट की सोच है सकारात्मक। साथ ही साथ साफ तौर से बीजेपी इसको सही बता रही है, लेकिन सवाल कांग्रेस ने भी खड़े कर दिए हैं। अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि अब अपनी जिद को छोड़ना होगा। किसानों को भी जो लगातार आंदोलन कर रहे हैं, अब समाधान की तरफ आगे बढ़ना होगा क्योंकि सरकार का रुख हमेशा से सकारात्मक ही रहा है। मकर संक्रांति पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने दी शुभकामनाएं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रदेश के खुशहाली, समृद्धि और संपन्नता की कामना की। इसके साथ ही राज्यपाल ने कहा कि मकर संक्रांति जीवन के उजास का प्रतीक पर्व है और साथ ही मेरी कामना है कि उत्तरायण सूर्य कोरोना काल की कठिनाइयों को
दूर कर सभी को अच्छा स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि प्रदान करेगा। राज्यपाल ने चाइनीज मांझा उपयोग नहीं करने के लिए सभी से अपील भी की है और साथ ही कहा कि संक्रांति पर पतंग उड़ाते समय चाइनीज मांझे का इस्तेमाल नहीं करें। सुबह और शाम को पक्षियों के आसमान में विचरण का समय होता है, बेजुबानों के प्रति संवेदनशीलता दिखाएं और इस समय पतंगबाजी नहीं करें। राज्यपाल कलराज मिश्र ने मकर संक्रांति को लेकर भी सभी से अपील की है कि चाइनीज मांझे का वो इस्तेमाल ना करें, पशु पक्षियों का ख्याल भी रखें। हालांकि पतंगबाजी जगह जगह पर हो भी रही है और साथ ही कल मकर संक्रांति का पर्व है, इससे पहले शुभकामनाएं दी है कलराज मिश्र ने और साथ ही प्रदेशवासियों से एक अपील भी उन्होंने की है कि सभी को ख्याल रखना एक दूसरे का और प्रदेशवासियों से साफ तौर पर अपील उन्होंने की है कि चाइनीज मांझे का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, खुद भी ना करें और दूसरों को भी इसका इस्तेमाल ना करने दें। जयपुर में इस बार नहीं होगा काइट फेस्टिवल, ये बड़ी जानकारी है। जयपुर में इस बार काइट फेस्टिवल नहीं होगा। जल महल की पाल और सिटी पैलेस की छत रहेगी सूनी। हालांकि जहां पर अमूमन आप देखते थे हर साल बड़ी संख्या में लोग पहुंचते भी थे, काइट फेस्टिवल भी होता था, लेकिन जल महल की पाल और सिटी पैलेस की छत इस बार सूनी रहने वाली है। जिला प्रशासन ने सुबह 6 से 8 बजे तक और शाम को 5 से 6 बजे तक पतंगबाजी पर रोक लगा दी है। धातु मिश्रित मांझे की खरीद, बेचान और उपयोग पर रोक लगा दी गई है। अब निराशा इसको लेकर जरूर, लेकिन साफ तौर से जो प्रोटोकॉल हैं या फिर जिस तरीके के हालात बने हैं कोरोना की वजह से, उसको लेकर भी ये बड़ा फैसला लिया गया है। जल महल के पाल में भी और सिटी पैलेस में भी इस बार सूनापन दिखाई देगा। कोरोना की वजह से भी इस बार काइट फेस्टिवल नहीं आयोजित किया जा रहा है। साथ ही साथ हर साल अगर कोरोना की स्थिति नहीं होती तो और सालों की तरह ही इस साल भी लोगों की भीड़ दिखाई देती। उदयपुर में चिकित्सालय स्टाफ की संवेदनहीनता सामने आई है। बड़ी जानकारी उदयपुर से भी है कि उदयपुर में चिकित्सालय स्टाफ की संवेदनहीनता सामने आई। गर्भवती महिला को प्रसव कराने से इनकार किया। चिकित्सालय के गेट पर ही गर्भवती महिला का प्रसव हुआ और उदयपुर के अंबा माता स्थित सैटेलाइट हॉस्पिटल की ये पूरी घटना है। चिकित्सा कर्मियों ने बड़े चिकित्सालय जाने की बात परिजनों से कही थी। एम्बुलेंस खड़ी थी चिकित्सालय के बाहर, लेकिन गर्भवती को भेजने के लिए नहीं किया जिम्मेदारों ने इंतजाम और साथ ही ऐसे में वाहन आने की प्रतीक्षा करने के दरमियान प्रसव हो गया। फिर चिकित्सालय में भर्ती किया गया नवजात और प्रसूता को। बहुत बड़ी लापरवाही किस तरीके से वहां पर की गई है वो भी आप देखिए। संवेदनहीनता एक तरीके से सामने आई है चिकित्सालय स्टाफ की। पहले एडमिट नहीं किया गया, अंदर जाने के लिए इजाजत नहीं दी गई, परमिशन नहीं दी गई और उसके बाद जब प्रसव हुआ तो फिर अंदर प्रवेश करवाया गया। नवजात को भी प्रसूता को भी चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। हनी ट्रैप में फंसकर जासूसी करने से जुड़ा ये पूरा मामला है। जासूस सत्यनारायण पालीवाल को कोर्ट ने भेजा जेल। ये बड़ी जानकारी। हनी ट्रैप में फंसकर जासूसी करने से जुड़ा हुआ ये पूरा प्रकरण है, पूरा ये मसला है। जासूस सत्यनारायण पालीवाल को कोर्ट ने जेल भेज दिया है। लाठी जैसलमेर निवासी सत्यनारायण 10 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। पोखरण फायरिंग रेंज की पाकिस्तान भेजी खुफिया जानकारियां। सीएमएम अरविंद जांगिर ने 27 जनवरी तक जेल भेज दिया है। लगातार खुफिया जानकारी लीक करने की इस पर आरोप भी लगाए थे। कई आरोप सिद्ध भी हुए थे और कई बार जो पूछताछ में जानकारी मिली थी उसके बाद भी अब तस्वीर साफ हो रही है। आगे जेल भेज दिया गया। प्रदेश के 20 जिलों में 90 निकायों में नामांकन का तीसरा दिन। प्रदेश के 20 जिलों में 90 निकायों में नामांकन का तीसरा दिन है और आज तीसरे दिन 674 अभ्यर्थियों ने भरे 837 नामांकन। अभी तक 1007 अभ्यर्थी भर चुके हैं, 1246 नामांकन। साथ ही 15 जनवरी तक नामांकन होंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। नामांकन का आज तीसरा दिन है 20 जिलों में 90 निकायों के लिए और साथ ही तीसरे दिन में कितने लोगों ने नामांकन भरे वो भी आपको बताएं। 674 अभ्यर्थियों ने 837 नामांकन दाखिल किए और अभी तक 1007 अभ्यर्थी भर चुके हैं, 1246 नामांकन। साथ में 15 जनवरी तक नामांकन होंगे। सीएम गहलोत का कलेक्टर से संवाद 2 घंटे से चल रही है मुख्यमंत्री की वीसी। सीएम गहलोत का कलेक्टर से संवाद और 2 घंटे से मुख्यमंत्री की वीसी चल रही है। साथ ही साथ सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की क्रियान्विति पर चर्चा, जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश भी दिए। लगातार किस तरीके से अलग अलग जिलों में हालात चल रहे हैं इसी को लेकर कलेक्टर से बातचीत कर रहे हैं सूबे के मुखिया अशोक गहलोत और क्या कुछ अभी वहां पर इंतजाम किए गए हैं, किस तरीके से फ्लैगशिप योजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है, इसी को लेकर अपडेट वो ले रहे हैं। और पिछले 2 घंटे से कहा जा रहा है कि वीसी चल रही है, कितनी देर और चलेगी इसको लेकर कोई जानकारी अभी है नहीं, लेकिन किस तरीके से इंतजामात है, कोरोना काल में अधिकारी किस तरीके से काम कर रहे हैं, उनसे किस तरीके से दिशा निर्देश दिए गए हैं, उसको लेकर भी सीएम समीक्षा कर रहे हैं। महेश जोशी के सिपा सलार के आवास पर पायलट, ये अपने आप में था अद्भुत सियासी संयोग। जी हाँ, महेश जोशी के सिपा सलार के आवास पर पायलट जब पहुंचे तो तस्वीर आपके सामने है। ये अपने आप में अद्भुत सियासी संयोग था। जब सचिन पायलट पहुंचे थे बड़ाया आवास और एमएलए
वेद प्रकाश सोलंकी लेकर पहुंचे थे पायलट को। समाजसेवी संजय बड़ाया हैं महेश जोशी के करीबी और साथ ही वही महेश जोशी के सीएम गहलोत के विश्वस्त महेश जोशी हैं और साथ ही पायलट का बड़ाया से कोई पुराना गहरा रिश्ता भी नहीं है। वेद प्रकाश सोलंकी से जरूर है बड़ाया की मित्रता। अचानक ही बड़ाया के पास आया था फोन, पायलट साहब आ रहे हैं, और करीब 1 घंटे रुके और उसके बाद काफी बातचीत भी दोनों के बीच में हुई। जब जयपुर की राजनीति में पायलट की इस यात्रा की चर्चा जोरों पर हो रही है। अब सियासी गलियारों में इस तस्वीर की चर्चा खूब की जा रही है कि आखिर इसके असल में मायने क्या हैं। और महेश जोशी के सिफा सलार बड़ाया को माना जाता है और अब इस तरीके से सचिन पायलट का वहां पर जाना, घंटों बातचीत करना, इसको लेकर भी राजस्थान की सियासत में क्या असर इसके देखने को मिलेंगे, ये आगे पता चलेगा। राष्ट्रीय पल्स पोलियो मिशन पर रोक। राष्ट्रीय पल्स पोलियो मिशन को अगले आदेश तक के लिए रोक दिया गया। राष्ट्रीय पल्स पोलियो मिशन पर रोक लगा दी गई है। अगले आदेश तक फिलहाल रोक रहेगा और साथ ही सरकार ने कहा कि 16 जनवरी से देश में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण की शुरुआत हो रही है। इस आदेश में पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम को रद्द करने का स्पष्ट कारण नहीं बताया गया। आदेश में कहा गया कि अप्रत्याशित परिस्थितियों के चलते यह फैसला लिया गया है। अब क्या वजह रही इसको रोकने के लिए, ये अभी तक साफ नहीं है, लेकिन जब तक अगला आदेश नहीं आता तब तक राष्ट्रीय पल्स पोलियो मिशन पर रोक लगा दी गई है। अप्रत्याशित परिस्थितियां बताई गई हैं। अब असल में वजह इसके पीछे की क्या हो सकती है, क्या कारण हो सकते हैं, ये कुछ वक्त में साफ हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में आईएएस अफसरों के प्रमोशन में बढ़ेंगी मुश्किलें, ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। यूपी में आईएएस अफसरों के प्रमोशन में बढ़ेगी मुश्किलें। संपत्ति का ब्यौरा न देने पर प्रमोशन में होगी मुश्किल। राज्य सरकार आईपीआर को प्रमोशन से जोड़ने पर विचार कर रही है और यूपी के 100 से ज्यादा अफसर केंद्र को नहीं दे रहे संपत्ति का पूरा ब्यौरा। 78 आईएएस अफसरों ने साल 2018 में संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया, माफ कीजिएगा। 68 अफसरों ने साल 2019 में अचल संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया और कई आईएएस अफसरों ने दोनों साल संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया। इसको लेकर भी अब कहा यह जा रहा है कि प्रमोशन में आगे खलल पैदा हो सकता है या फिर समस्याएं आ सकती हैं, क्योंकि केंद्र को लगातार जो संपत्ति का ब्यौरा है वो नहीं मिल रहा है। अब यूपी की सरकार इस पर विचार भी कर रही है। अब आगे किस तरीके की कठिनाइयां सामने आ सकती हैं वो देखना होगा। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। सपा के गढ़ में असदुद्दीन ओवैसी की दस्तक दिया, ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है। एआईएमआईएम चीफ ने समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया और कहा कि बिहार में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद हम बंगाल में भी चुनाव लड़ेंगे और इसके लिए हम पूर्वांचल में अपनी सक्रियता बढ़ा रहे हैं। एमआईएम चीफ ने समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया है और कहा है कि ये पार्टी अब सोशल मीडिया की पार्टी बनकर रह गई है। अब इसको लेकर सियासी गलियारों में चर्चा भी है। लगातार पिछले कई दिनों से असदुद्दीन ओवैसी समाजवादी पार्टी को निशाने पर भी ले रहे। एक बार फिर से उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी सिर्फ सोशल मीडिया की पार्टी बनकर रह गई है। वायुसेना को मिलेंगे 83 तेजस विमान, ये बहुत महत्वपूर्ण खबर सरकार के लिहाज से। वायुसेना को मिलेंगे 83 तेजस विमान, ये सरकार और सेना दोनों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण खबर है। सरकार ने दी 48,000 करोड़ की डील को मंजूरी। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मंजूरी मिल गई है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सीसीएस ने डील को मंजूरी दे दी है। नई डील की मंजूरी पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र में गेम चेंजर साबित होगा सौदा। वायुसेना की मजबूती के लिए लिया गया बड़ा फैसला। अब तेजस विमान के आने से 83 तेजस विमानों की आवक हुई है। अब इनके आने से किस तरीके से सेना की शक्ति में और मजबूती होगी, पावर में और मजबूती होगी, ये भी देखना होगा। रेलवे प्रशासन मई तक बढ़ा रहा स्पेशल ट्रेनों की अवधि। स्पेशल और त्योहार स्पेशल के रूप में चलाई जा रही ट्रेनें। उत्तर पश्चिम रेलवे से गुजरने वाली करीब 100 ट्रेनों में लागू हुआ बदलाव। जयपुर जंक्शन से आवागमन करने वाली 30 ट्रेनों में 15 मई तक हो रही टिकट बुक और इसके साथ ही जबकि कुछ ट्रेनों को सॉफ्टवेयर में किया जा रहा अपडेट। स्पेशल ट्रेन के रूप में संचालन करने से यात्रियों को नुकसान भी हो रहा है। स्पेशल ट्रेनों में यात्रियों को चुकाना पड़ रहा 30% तक अधिक किराया। वहीं कम संख्या में ट्रेन चलने से यात्रियों को सीटें भी नहीं मिल पा रही हैं। यात्रियों के सामने असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अब मई तक स्पेशल ट्रेनों की अवधि बढ़ा दी गई। अब किस तरीके से अलग अलग सीक्वेंस में अलग अलग कैटेगरी में ट्रेनें चलाई जाएंगी, इसको लेकर भी परेशानियां यात्रियों के सामने। श्री राम मंदिर निधि समर्पण समिति जयपुर की बैठक 15 जनवरी से जयपुर महानगर में होनी है संग्रहण की शुरुआत और साथ ही जयपुर महानगर की 292 बस्तियों में टोलियों के माध्यम से होगा संपर्क। प्रत्येक टोली में 10 कार्यकर्ता होंगे।
संपर्क किया जाएगा। बस्तियों में टोलियों के माध्यम से, टोलियों के जरिए सभी संपर्क साधा जाएगा और उसके बाद प्रत्येक टोली में 10 कार्यकर्ता शामिल होंगे। 15 जनवरी से 30 जनवरी तक विशेष धन संग्रह होगा और 31 जनवरी से 15 फरवरी तक घर घर जाकर सहयोग लिया जाएगा और ऐतिहासिक भव्य मंदिर के निर्माण में स्वैच्छिक सहयोग राशि की जाएगी प्राप्त और साथ ही अभियान की कमान विश्व हिंदू परिषद संभालेगा। घर घर जाकर सभी संवाद स्थापित किया जाएगा और उनसे राशि हासिल की जाएगी। और इस बार सड़क सुरक्षा सप्ताह नहीं महीना मनाया जाएगा, ये बड़ी जानकारी है। सड़क हादसों में बढ़ती मौतों को लेकर जागरूकता के लिए कदम उठाया गया। इस बार सड़क सुरक्षा सप्ताह नहीं मनाया जाएगा बल्कि महीना मनाया जाएगा, ये जानकारी है। सड़क हादसों में बढ़ती मौतों को लेकर जागरूकता के लिए कवायद की जा रही है। 18 जनवरी से 17 फरवरी तक चलेगा सड़क सुरक्षा महीना और साथ ही परिवहन विभाग साथ में यातायात विभाग द्वारा कई तरह की जागरूकता गतिविधियां चलाई जाएंगी। सड़क सुरक्षा शपथ, बैनर, होर्डिंग, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से प्रचार प्रसार किया जाएगा। परिवहन कार्यालयों में सड़क सुरक्षा प्रदर्शनी, पेट्रोल पंप, टोल प्लाजा और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर जागरूकता के निर्देश दिए जाएंगे। साथ में शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग, सड़क संबंधी विभागों का भी सहयोग लिया जाएगा और केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने इस संबंध में जारी की है दिशा निर्देश। पूर्व राजकुमारी रत्ना सिंह ने मांगा कानूनी संरक्षण। पति राजा जय सिंह की जायदाद का मांगा कानूनी संरक्षण, ये बड़ी जानकारी। पूर्व राजकुमारी रत्ना सिंह ने कानूनी संरक्षण मांगा है। पति राजा जय सिंह की जायदाद का कानूनी संरक्षण मांगा। बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंची पूर्व राजकुमारी रत्ना सिंह। साथ ही हालांकि मंगलवार को हाईकोर्ट में दायर याचिका वापस ली। बॉम्बे हाईकोर्ट ने रत्ना सिंह को सुझाव दिया। संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका दायर करने की सलाह दी गई थी और याचिका में कहा जय सिंह अल्कोहलिक और ड्रग एडिक्ट हैं। डायबिटीज और कैंसर का इलाज वो खुद उठाती हैं और देखभाल करती हैं, इसलिए पूर्व राजघराने की प्रॉपर्टी का कानूनी संरक्षण उन्हें नियुक्त किया जाए। और महाराणा प्रताप के वंशज परिवार की सदस्य हैं रत्ना सिंह, ये भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। वक्फ कमेटियों का गठन अटका। आचार संहिता के चलते वक्फ बोर्ड की कमेटियों का गठन फिलहाल के लिए रोक दिया गया, अटक गया एक तरीके से आप कह सकते हैं। 28 दिसंबर की मीटिंग में 16 जनवरी को बैठक बुलाने का फैसला किया गया था, लेकिन निकाय चुनाव की घोषणा होने से अब ये मीटिंग नहीं हो पाएगी। नई कमेटियों में पद चाहने वालों को फरवरी तक इंतजार करना पड़ेगा और बोर्ड की ओर से 60-70 कमेटियों में नए चेहरों को शामिल करने का प्रस्ताव है। फिलहाल के लिए अटका हुआ है। अब बोर्ड कमेटियों की बैठक भी होनी थी, उसको लेकर भी अभी कोई तस्वीर साफ होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। स्मार्ट डिजिटल स्टूडियो, प्रदेश में शिक्षा विभाग ने पढ़ाने के तरीके में काफी बदलाव किया है, बड़ी जानकारी। स्मार्ट डिजिटल स्टूडियो, प्रदेश में शिक्षा विभाग ने पढ़ाने के जो तरीके हैं उनमें बदलाव किया। अब अगले फेज में स्मार्ट डिजिटल स्टूडियो तैयार करने की योजना बनाई गई है। अब प्रत्येक जिले के डाइट ऑफिस में तैयार करवाया जाएगा डिजिटल स्टूडियो। स्टूडियो में जिले के बेस्ट शिक्षकों के वीडियो तैयार करवाए जा सकेंगे और शिक्षा विभाग ने राज्य सरकार को 3 करोड़ 73 लाख के प्रस्ताव बनाकर भेजे हैं। अब बच्चों को किस तरीके से स्मार्ट किया जा सकता है, डिजिटलीकरण के माध्यम से उनको जोड़ा जा सकता है, इसको लेकर भी तस्वीर साफ होगी। चीतों के लिए वरदान बन सकता अपना मुकुंदरा। जी हां, विलुप्त चीतों के पुनर्वास के लिए मुकुंदरा के जंगल सर्वश्रेष्ठ है। मुकुंदरा टाइगर रिजर्व के एनक्लोजर में बन सकता ब्रीडिंग सेंटर और साथ ही चित्तौड़गढ़ भैंसरोडगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गांधी सागर सेंचुरी, पूनो नेशनल पार्क भी चीतों के पुनर्वास के लिए उपयुक्त माने। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बनी एक्सपर्ट कमेटी ने की सिफारिश और साथ ही राजस्थान और एमपी सरकार को इसके लिए करने होंगे प्रयास और आगे जाकर ये तस्वीर भी साफ हो सकती है। और चलिए इसी के साथ ही न्यूज ब्लास्ट में आज के लिए बस इतना ही। खबर लगातार जारी है, आप रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।